Hello friends, welcome to all of you in our channel खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स। आज हम आपको यूनिट नंबर थर्ड जो कि आपकी कंपनी अकाउंट है उससे रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म लेकर आए हुए हैं और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। तो आज हम इन पर डिस्कस कर लेते हैं और आपको शुरुआत में ये बता देते हैं कि आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं प्रो रेटा बेसिस लिखा हुआ है। तो प्रो रेटा क्या होता है, तो प्रो राटा या प्रो रेटा हम देखेंगे। इसके बाद जो टाइप्स ऑफ कैपिटल है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं और उसके साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्रोस्पेक्टस के बाद होता है कि प्रोस्पेक्टस के पहले होता है और मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए कितने % ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं प्रो रेटा से या प्रो राटा से कि ये प्रो रेटा या प्रो राटा क्या होता है। हिंदी में इसको यथा अनुपात कहा जाता है। और प्रो रेटा का यूज़ कहाँ होता है, तो प्रो रेटा क्या है, तो इसके बारे में जैसा लिखा हुआ है कि प्रो राटा एक प्रोसेस है जहाँ हम कोई चीज़ का अलॉटमेंट करते हैं तो एक इक्वल प्रोपोर्शन में करते हैं। मतलब जब भी किसी चीज़ को आवंटित किया जाएगा तो समान भागों में वितरित किया जाएगा, उसको हम प्रो राटा कहते हैं या हिंदी में इसको हम यथा अनुपात कहते हैं। तो प्रो राटा बेसिस का यूज़ कब किया जाता है, जिन कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है उन कंपनी में ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन आती है। अब ये ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है तो हम वो भी समझ लेते हैं। तो हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देते हैं कि आपका प्रो राटा क्या होगा और ओवर सब्सक्रिप्शन में किस तरीके से इसका यूज़ होगा। तो चलिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे किसी कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए, 10,000 शेयर्स उसने इशू किए, लेकिन उस कंपनी के पास एप्लीकेशन कितने आ गए, 12,000 एप्लीकेशन आ गए। 10,000 उसने शेयर इशू किए लेकिन एप्लीकेशन अप्लाइड शेयर्स कितने हो गए, 12,000। तो कितना ओवर आ गए, 2,000 रुपये ओवर आ गए। तो अब जिन लोगों ने ज़्यादा शेयर जब मांग लेते हैं और कंपनी शेयर इशू करती है कम, जब यानी कि कंपनी शेयर इशू कम करे लेकिन एप्लीकेंट शेयर ज़्यादा आ जाएँ, तो इस सिचुएशन को ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। और ओवर सब्सक्रिप्शन में ही प्रो राटा बेसिस यूज़ होता है। मतलब कि यथा अनुपात का उपयोग कब होगा, जब सिचुएशन ओवर सब्सक्रिप्शन की हो। और ओवर सब्सक्रिप्शन यानी कि अति अभिदान कब आता है, जब कंपनी ने शेयर इशू किए हैं 10,000 और कंपनी के पास एप्लीकेशन आ जाए कितना, 12,000। मतलब कि ओवर हो जाए सब्सक्रिप्शन, जब ओवर हो जाए तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या यूज़ किया जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन में आपका यूज़ किया जाता है प्रो राटा बेसिस। अब ये प्रो राटा बेसिस का यूज़ किस तरीके से किया जाता है और इसमें कैसे इक्वल प्रोपोर्शन बनता है तो वो भी आप देख लें। 10,000 शेयर इशू किए गए थे और 10,000 शेयर इशू किए गए, जबकि एप्लीकेशन कितने आए, जबकि एप्लीकेशन 12,000 के लिए आए। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये रेशियो बना कितना, 5:6 बना। अगर आप ज़ीरो कैंसिल कर दें, 3 ज़ीरो यहाँ कॉमन हैं, 3 ज़ीरो यहाँ कॉमन हैं, इनको अलग कर दें तो 5:6 मिलेगा। या इसको हम अपोजिटली भी लिख सकते हैं 6:5। तो 6:5 का मतलब ये होगा कि जिन लोगों ने 6 शेयर मांगे हैं उनको 5 शेयर दिए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों ने मांगे शेयर ज़्यादा हैं और लोगों को मिलेंगे कम, क्योंकि कंपनी इशूड शेयर से ज़्यादा शेयर अलॉट नहीं कर सकती। लोगों ने एप्लीकेशन तो 12,000 शेयर के लिए दे दिया, तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि 12,000 शेयर पूरे इशू कर दिए जाएं। इशूड शेयर्स 10,000 है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। तो एप्लीकेंट शेयर वालों को नाराज़ भी नहीं किया जा सकता। तो फिर एक ऐसा प्रपोर्शन तैयार कर लिया जाता है जिससे रेशनल बेसिस पर जिन एप्लीकेंट ने शेयर मांगे हैं तो उन्होंने मांगे ज़्यादा हैं लेकिन उनको एक इक्वल बेसिस पर कम शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं प्रो रेटा बेसिस या प्रो राटा बेसिस। तो प्रो रेटा बेसिस या प्रो राटा बेसिस कहाँ यूज़ होता है, ये ओवर सब्सक्रिप्शन में होता है। और लोगों ने जब शेयर मांगे हो ज़्यादा लेकिन उनको शेयर मिले कम, तब इस प्रोपोर्शन का यूज़ किया जाता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया
कि 12,000 शेयर मांगे गए और इनको दिए कितने जा रहे हैं 10,000। अगर हम ज़ीरो कैंसिल कर कर लिखें तो कितना आ जाता है, ये 6:5 आ जाता है। मतलब जिन लोगों ने 6 शेयर मांगे उनको कितने मिलेंगे, 5। यानी कि अगर किसी ने 12 शेयर मांगे, हम डबल कर लेते हैं तो कितने शेयर मिलेंगे, 10 मिलेंगे। अब इसका ट्रिपल कर लेते हैं 6 का, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15। कुल मिला के इस प्रोपोर्शन बेसिस पर लोगों को शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे, तो इसको हम प्रो राटा बेसिस कहते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रो राटा बेसिस किस पर डिपेंड है। तो प्रो राटा बेसिस जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन पर डिपेंड है। और इक्वल प्रोपोर्शन कैसे बनता है कि किसी ने 6 मांगे तो उसको 5 शेयर मिलेंगे, किसी ने 12 मांगे तो उसको कितने मिलेंगे, 10 शेयर मिलेंगे, किसी ने 18 मांगे तो उसको कितने मिलेंगे, 15। यानी कि अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें 12,000 और 10,000, तो इसका रेशियो क्या बन गया, अगर आप यहाँ ज़ीरो कैंसिल कर दें, 3 से 3 ज़ीरो यहाँ हटा दें तो 12:10 बन रहा है। देखिए ये भी वही प्रोपोर्शन बन गया। तो प्रोपोर्शन हमेशा क्या होगा, इक्वल बेसिस पर होगा। और तो इक्वल बेसिस पर आने वाले प्रोपोर्शन को हम क्या कहते हैं, प्रो राटा। तो प्रो राटा का यूज़ कहाँ होता है, तो याद रखिए प्रो राटा का यूज़ मिनिमम सब्सक्रिप्शन में नहीं होता। प्रो राटा का यूज़ कब होता है, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। जिस कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन अच्छी होती है, बहुत सारे शेयर होल्डर उनके शेयर को परचेस करना चाहते हैं, इस कंडीशन में क्या होता है, प्रो राटा का यूज़ होता है। जैसा कि अभी बताया, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए लेकिन एप्लीकेशन कितने के लिए आ गए, 12,000। तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा बेसिस इज यूज्ड इन द सिचुएशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब कि ओवर सब्सक्रिप्शन जब होगा, अति अभिदान होगा, उस अति अभिदान में यथा अनुपात का प्रयोग होगा। और यथा अनुपात क्या बताता है, यथा अनुपात ये बताता है कि जब आवंटन किया जा रहा है शेयर्स का, तो वो आवंटन समान भागों में समान अनुपात में हो, ये यथा अनुपात बताता है। तो यथा अनुपात को हम इंग्लिश में प्रो राटा बेसिस कहते हैं। तो इसको आप याद रखिए। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और स्क्रीन पर देख लेते हैं आपके लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम इसमें आपको बता देते हैं, कंपनी की उस कैपिटल को ऑथराइज्ड कैपिटल कहा जाता है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी जाती है। तो याद रखिए, कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है, उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जिस कैपिटल को लिखा जाता है उसको हम ऑथराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं। इस कैपिटल का एक नाम और है, और इस कैपिटल को हम मैक्सिमम कैपिटल भी कहते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा कैपिटल इशू कंपनी नहीं कर सकती। तो आपसे यदि पूछा जाए कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, तो ऑथराइज्ड कैपिटल हमेशा मैक्सिमम कैपिटल होती है, रजिस्टर्ड कैपिटल होती है, या इसको हम एक नाम और भी है, इसको हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। तो आप याद रखिए कि इसका नाम एक और क्या है, तो इसका एक नाम और नॉमिनल कैपिटल है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि नॉमिनल कैपिटल कहाँ मेंशन होती है या ऑथराइज्ड कैपिटल को कहाँ मेंशन किया जाता है, तो आप बताएंगे कि ऑथराइज्ड कैपिटल को कहाँ मेंशन किया जाता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इसको मेंशन किया जाता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ऑथराइज्ड कैपिटल रजिस्टर्ड कैपिटल होती है, इसी को हम मैक्सिमम कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल कहते हैं। और इस कैपिटल को कहाँ मेंशन किया जाता है, तो इस कैपिटल को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में यानी पार्षद सीमा नियम में लिखा जाता है। तो पार्षद सीमा नियम क्या है, ये कंपनी का मेन चार्टर होता है, कंपनी का वो महत्वपूर्ण प्रलेख होता है जिसके आधार पर कंपनी बनाई जाती है। तो कंपनी का मेन चार्टर जो होता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, जिसको हम पार्षद सीमा नियम भी कहते हैं। तो ऑथराइज्ड कैपिटल के 3 नाम और हो गए, जिसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल कहते हैं। हिंदी में इसका नाम अधिकृत पूंजी है। अधिकृत पूंजी वो पंजीकृत पूंजी है जिसका उल्लेख पार्षद सीमा नियम में होता है। ये अधिकतम पूंजी है और ये नाम मात्र की पूंजी भी है। तो अब आपको ऑथराइज्ड कैपिटल समझ में आ गई। अब इसका सब डिवीज़न हम देख लेते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल का वो भाग जो जनता में इशू कर दिया है ताकि जनता
उसको ले सके तो इसको इशूड कैपिटल कहते हैं। और जिस कैपिटल को पब्लिक में अभी इशू नहीं किया है वो अनइशूड कैपिटल हो जाएगी। तो ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जिसे पब्लिक में इशू कर दिया है वो इशूड कैपिटल, और जिस पार्ट को अभी इशू नहीं किया है उसको अनइशूड कैपिटल कहेंगे। जैसे किसी कंपनी के पास 1,00,000 शेयर हैं और उस 1,00,000 शेयर में से 80,000 शेयर कंपनी ने क्या किए, पब्लिक में जारी कर दिए, इशू कर दिए, पब्लिक ऑफ़र कर दिए। और इस पब्लिक ऑफ़र को हम क्या बोलते हैं, आईपीओ कहते हैं। और आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। तो इनिशियल पब्लिक ऑफ़र जब होता है तब कैपिटल क्या होती है, इशू होती है। तो आईपीओ के थ्रू यानी इनिशियल पब्लिक ऑफ़र के थ्रू कैपिटल इशू कर दी जाती है पब्लिक में ताकि पब्लिक उसको ले सके। तो 80,000 शेयर इशू कर दिए गए, लेकिन कितने शेयर अभी इशू नहीं किए गए हैं, 20,000 शेयर अभी इशू नहीं किए गए हैं। तो इस कैपिटल को हम क्या कहेंगे, अनइशूड कैपिटल कहेंगे। और जिनको पब्लिक में इशू कर दिया है उसको हम निर्गमित पूंजी या जिसको हम निर्गमित पूंजी या इशूड कैपिटल कहते हैं। अब इसके बाद आगे समझ लेते हैं कि इशूड कैपिटल किस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड है। तो इशूड कैपिटल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक सब्सक्राइब्ड कैपिटल और एक अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल को हिंदी में प्रार्थित पूंजी कहते हैं। तो प्रार्थित पूंजी इसको कहा जाता है। वो इशूड कैपिटल का वो पार्ट जिसे पब्लिक ने ले लिया है उसको हम प्रार्थित पूंजी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रार्थित पूंजी कहते हैं। तो प्रार्थित पूंजी का मतलब क्या होता है, जिसे पब्लिक ने ले लिया वो प्रार्थित पूंजी, और जिसे अभी नहीं लिया है वो अप्रार्थित पूंजी हो जाती है, जिसको हम अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। मतलब इशूड कैपिटल का वो पार्ट जिसे पब्लिक ने ले लिया है वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और जिसे पब्लिक ने अभी नहीं लिया है वो अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाती है। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल के भी दो पार्ट हो जाते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पहला पार्ट है कॉल्ड अप कैपिटल और दूसरा है अनकॉल्ड अप कैपिटल। हिंदी में इसको हम याचित पूंजी कहते हैं, हिंदी में हम इसको याचित पूंजी कहते हैं, जबकि इसको अयाचित पूंजी कहते हैं। अब याचित का मतलब, याचना का मतलब मांग होता है। तो जिस कैपिटल की मांग कंपनी के द्वारा कर ली गई है, तो जनता ने जो भाग ले लिया है उस जनता के द्वारा ली गई कैपिटल का वो भाग जिसे पब्लिक से मांग लिया गया है उसे हम कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। कॉल का मतलब पर्टिकुलर मीनिंग, कॉल का मतलब बुलाना होता है, और यहाँ कॉल्ड अप का मतलब वो पैसा जो कंपनी ने शेयर होल्डर से मांग लिया है, शेयर होल्डर से जिस पैसे को बुला लिया गया है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप। तो जो पैसा मांगा गया है वो कॉल्ड अप, और जो पैसा नहीं मांगा गया वो अनकॉल्ड अप। तो कॉल्ड अप और अनकॉल्ड अप कैपिटल किसका पार्ट है, तो ये दोनों पार्ट हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल का। अब इसके बाद कॉल्ड अप कैपिटल के भी दो पार्ट हो सकते हैं। तो कॉल्ड अप कैपिटल के दो पार्ट क्या होंगे, एक होगा आपका कॉल्स एंड एरियर, मतलब जो पैसा अभी पब्लिक ने नहीं चुकाया है, और एक होगा पेड अप कैपिटल जो पब्लिक ने भी चुका दिया है। तो कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जिसे पब्लिक ने पे कर दिया है उसे हम क्या बोलेंगे, पेड अप कैपिटल। हिंदी में इसको हम चुकता पूंजी कहते हैं, मतलब जो भाग पब्लिक ने चुका दिया है, याचित पूंजी का वो भाग जो जनता ने चुका दिया है वो चुकता पूंजी, और जिसको अभी नहीं चुकाया है उसको अचुकता पूंजी, या हम उसको कॉल्स इन एरियर कहते हैं। एरियर का मतलब बकाया होता है, रिमेनिंग होता है। तो ऐसा कॉल्ड अप अमाउंट का वो पार्ट जिसे पब्लिक ने अभी पे नहीं किया है वो अनकॉल्ड अप हो जाता है, जिसको हम कॉल्स इन एरियर कहते हैं। और जो पेड अप होता है उसको हम चुकता पूंजी कहते हैं या प्रदत्त पूंजी कहते हैं। अब हम कॉल्ड अप का दूसरा भाग अनकॉल्ड अप देख लेते हैं कि अनकॉल्ड अप में क्या होता है। तो अनकॉल्ड अप दो भागों में डिवाइड होती है, एक रिजर्व कैपिटल और एक अनरिजर्व कैपिटल। अब रिजर्व कैपिटल वो होती है, देखिए हमने अभी अनकॉल्ड अप बताया था कि अनकॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है, जो भाग जनता से अभी नहीं मांगा गया है उसको हम अनकॉल्ड अप कहते हैं। इसको हम अयाचित पूंजी भी कहते हैं। अयाचित मतलब जो जनता से अभी नहीं मांगी गई है। अब दो भाग हैं इसके, कौन से दो भाग हैं, अनरिजर्व कैपिटल और रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल वो होती है जिसको अभी कंपनी नहीं मांग रही है। कंपनी ये पैसा कब मांगेगी, जब कंपनी का
समापन होगा तभी ये पैसा मांगा जाएगा। बिल्कुल एट द एंड, जब कंपनी का जीवन काल खत्म हो रहा है, कंपनी जब क्या हो रही है, वाइंडिंग अप हो रही है, तब जो पैसा मांगा जाता है उसको रिजर्व कैपिटल या संचित पूंजी कहते हैं। और असंचित पूंजी क्या होगी? तो असंचित पूंजी वो होगी जो कंपनी का पैसा अभी नहीं मांगा गया लेकिन कंपनी के जीवन काल में मांग लिया जाएगा। तो कंपनी की ज़िंदगी में जब पैसा मांग लिया जाएगा तो वो अनरिजर्व कैपिटल, लेकिन जो पैसा कंपनी की ज़िंदगी में नहीं मांगा जाएगा बल्कि कंपनी समाप्त होने पर, कंपनी के वाइंड अप होने पर, कंपनी के डिसोल्यूशन होने पर मांगा जाएगा, उसको हम रिजर्व कैपिटल कहते हैं। तो याद रखिए, रिजर्व कैपिटल अलग होता है और कैपिटल रिजर्व अलग होता है। हिंदी में हम बोलें तो संचित पूंजी अलग होती है और पूंजी संचय अलग होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब हम आगे देख लेते हैं। जो आपको पर्टिकुलर अभी हमने आपको समझाया उसी को एक दूसरे वे में आपको दिया गया है कि पहले ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, ये मैक्सिमम कैपिटल है। फिर ऑथराइज्ड कैपिटल को जब पब्लिक में इशू कर दिया जाता है तो वो इशूड कैपिटल हो जाती है। मतलब इशूड कैपिटल इज़ द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। फिर इशूड कैपिटल का वो भाग जो पब्लिक ने ले लिया है उसको हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक से मांग लिया गया है, जिसको याचना कर ली गई है, वो कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का वो भाग जो पब्लिक ने पे कर दिया है वो पेड अप। और कॉल्ड अप कैपिटल का वो भाग जो पब्लिक ने पे नहीं करा है उनको अनपेड अप कहेंगे। और इसके बाद रिज़र्व कैपिटल किसका पार्ट है? तो रिज़र्व कैपिटल आपका पार्ट है किसका? रिज़र्व कैपिटल आपका पार्ट हो जाएगा कि वो कैपिटल है, ये रिजर्व कैपिटल, जिसको अभी अनकॉल्ड अप के रूप में बताया गया था हमने कि कॉल्ड अप मांग लिया तो कॉल्ड अप और नहीं मांगा गया तो अनकॉल्ड अप। तो अनकॉल्ड अप कैपिटल का ये पार्ट होती है क्या? रिजर्व कैपिटल होती है जिसको अभी मांगा नहीं गया है। और अनइशूड कैपिटल वो होती है जिसको अभी इशू नहीं किया गया है। तो जो अभी इशू नहीं हुई वो अनकॉल्ड अप भी कहलाएगी और वो रिजर्व कैपिटल भी कहलाएगी। तो इस तरीके से हमने आपको शेयर कैपिटल का सब डिवीज़न समझाया है। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं कि आपको और मिनिमम सब्सक्रिप्शन और मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर क्या होता है इसको आप समझ लें। तो सबसे पहले आप देखें, मिनिमम सब्सक्रिप्शन से पहले हम आपको बता देते हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कब होता है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अलॉटमेंट के पहले होता है और प्रॉस्पेक्टस इशू होने के बाद होता है। इसको हिंदी में हम न्यूनतम अभिदान कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा। न्यूनतम अभिदान मिनिमम सब्सक्रिप्शन को कहा जाता है। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको याद रखें कि इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं। तो इसको हम हिंदी में न्यूनतम अभिदान कहते हैं। न्यूनतम अभिदान मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब ये किसके पहले होता है? तो हमने बताया शेयर अलॉट होने के ये पहले होता है। और ये किसके बाद होता है? तो प्रॉस्पेक्टस इशू होने के बाद होता है। प्रॉस्पेक्टस को हिंदी में हम क्या कहते हैं? प्रविवरण कहते हैं। तो प्रॉस्पेक्टस इशू होने के बाद प्रोसेस स्टार्ट होती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन होने के बाद क्या होता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन होने के बाद अलॉटमेंट होता है, यानी कि अंशों का आवंटन होता है। तो आपसे पूछ ले जाए कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन के पहले कौन सा डॉक्यूमेंट कंपनी जारी करती है, तो उसको हम प्रॉस्पेक्टस कहते हैं, उसको हम प्राविवरण कहते हैं। क्योंकि प्राविवरण जारी होने के बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होने के लिए कितने दिन का टाइम मिला है? 30 डेज़ का टाइम मिला है। और ये 30 डेज़ किसके बाद आएंगे? ये आफ्टर दी प्रॉस्पेक्टस इशूइंग आएंगे। मतलब प्रॉस्पेक्टस इशू करने के बाद 30 दिन के अंदर हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड करना होता है। और जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो जाता है तो फिर अलॉटमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो याद रखिए, अलॉटमेंट कब तक नहीं हो सकता? अलॉटमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना मिल जाए। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन किसके बाद आता है? तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपके प्रॉस्पेक्टस इशू होने के बाद आता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन के पहले क्या आता है? प्रॉस्पेक्टस इशू होता है। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने दिन में जुटाना ज़रूरी है?
30 दिन में जुटाना ज़रूरी है। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने परसेंट जुटाना ज़रूरी है, तो 90%। जो भी शेयर हमने इशू करे हैं उस शेयर इशू का 90% शेयर्स हमको ऐसा एप्लीकेशन मिल जाना चाहिए। अगर 90% से कम एक महीने के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% से कम होता है तो फिर शेयर अलॉट नहीं हो सकते। तो शेयर अलॉट होने के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन का परसेंट कितना होना चाहिए, 90% होना चाहिए। मतलब कि 90% शेयर के लिए एप्लीकेशन आ जाना चाहिए। अगर 90% शेयर से कम के लिए एप्लीकेशन होती है तो उस कंपनी को शेयर अलॉट करने की परमिशन नहीं है और उसको शेयर एप्लीकेशन में मिला हुआ पैसा फिर लौटाना होगा। तो ये हमने आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपके प्रोस्पेक्टस के बाद होता है। प्रोस्पेक्टस इशू करने के 30 दिन के भीतर क्या करना पड़ेगा, कंपनी को 90% शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड करना होंगे। अगर 90% एप्लीकेशन रिसीव्ड नहीं होते हैं तो फिर उस कंपनी के शेयर को अलॉटमेंट नहीं दिया जा सकता। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की दशा में ये 90% देखा जाता है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन किस प्रकार की सिचुएशन है, तो ये एक प्रकार से अंडर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन मानी जाती है। अब फुल सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जैसे कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे और 10,000 शेयर के लिए ही क्या आ गए, एप्लीकेशन आ गए, तो इसको हम बोलेंगे फुल सब्सक्रिप्शन। मतलब 10,000 शेयर इशूड कैपिटल हैं और 10,000 के लिए ही एप्लीकेशन आ गए, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, फुल सब्सक्रिप्शन। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन अभी हमने आपको बताया कि 10,000 शेयर इशू करे हैं तो कम से कम 9,000 के लिए एप्लीकेशन आ जाना चाहिए, क्योंकि 10,000 शेयर का 90% जो होता है, 90% होता है, वो 9,000 होता है। तो 10,000 शेयर इशू करने के बाद कम से कम 9,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ जाना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हो गया। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन जब पूरा हो जाता है तो कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, अलॉटमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब इसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन जैसी एक सिचुएशन होती है। जैसे किसी कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे और उसके लिए केवल 9,500 अंशों के लिए ही एप्लीकेशन आए, मतलब कंपनी ने इशू किए हैं ज़्यादा शेयर और एप्लीकेशन आए कम शेयर के लिए, तो इस सिचुएशन को हम अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और इसका एक अपोजिट होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने इशू करे 10,000 और एप्लीकेशन आ गए 11,000 शेयर के लिए, तो उसे बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। तो याद रखिए, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो कौन सी मेथड यूज़ होती है, तो वहाँ प्रो राटा या प्रो रेटा मेथड यूज़ होती है। तो याद रखिए, प्रो रेटा मेथड का यूज़ कब किया जाता है, ये किया जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन में। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रिलेशन किससे है, तो उसका रिलेशन अंडर सब्सक्रिप्शन से है। तो आप ये दोनों सिचुएशन को याद रखें, ये दोनों बहुत ही आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए हैं कि जब कॉल होता है, जैसा कि आपने देखा, सबसे पहले क्या होता है, एप्लीकेशन होता है, फिर शेयर का क्या होता है, अलॉटमेंट होता है, शेयर के अलॉटमेंट के बाद क्या होता है, फर्स्ट कॉल होती है, और फर्स्ट कॉल के बाद फिर क्या होता है, फाइनल कॉल होती है। तो इस तरीके से शेयर का पैसा जब किस्तों में मांगा जाता है तो उसको हम उसकी एक एक इंस्टॉलमेंट के एक एक नाम दिए गए हैं। तो पहली इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन है, दूसरे का नाम अलॉटमेंट है, तीसरे का नाम फर्स्ट कॉल है और फिर उसके बाद फाइनल कॉल है। और ये दोनों कॉल भी इकट्ठा हो सकती हैं। अब नियम यहाँ समझ लेते हैं कि अलॉटमेंट होने के बाद फ़र्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए। तो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के बीच में कम से कम 30 दिन का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब 30 दिन फ़र्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के बीच में जो डेट होती हैं उन दोनों के बीच में 1 माह है, यानी कि 1 मंथ का डिफरेंस होना चाहिए। 30 दिन से पहले फ़र्स्ट कॉल से फाइनल कॉल नहीं की जा सकती, तो 30 डेज़ का टाइम दिया जाना चाहिए।
अब जो कॉल मनी होती है उस कॉल मनी पर कितनी रकम से ज़्यादा नहीं मांग सकते, तो कॉल मनी पर 25% अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट जो नॉमिनल वैल्यू है, मान लो कोई शेयर 100 रुपये का है और इस 100 रुपये का यदि हम 25% निकालें तो वो कितना आता है, ₹25 भी आता है, 25 रुपये आता है। तो 25 रुपये से ज़्यादा फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पर अमाउंट नहीं मांगा जा सकता। तो याद रखिए कि कॉल मनी अगर फर्स्ट कॉल मनी है या सेकंड कॉल मनी है, इन पर 25 रुपये ही मांगे जाएंगे या इससे कम मांगे जाएंगे। इससे ज़्यादा पैसा फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पर नहीं मांगा जा सकता, जैसा कि आपको नियम नंबर 1 में लिखा हुआ है। और ये रूल किस में दिए गए हैं, टेबल F में दिए गए हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपको दिया गया है कि कितना गैप इनके बीच में होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं जैसा कि 2 कॉल के बीच में 1 माह है, यानी कि 30 दिन का गैप होना चाहिए। अब 30 दिन का गैप तो ये कॉल की डेट में होता है, क्योंकि पहले कॉल होती है, फिर पैसे जमा करने का टाइम मिलता है। तो पैसे जमा करने के लिए कम से कम कितना टाइम मिलेगा, तो पैसे जमा करने के लिए 14 डेज़ का कम से कम टाइम होना चाहिए, यानी कि 2 हफ्ते से कम का टाइम नहीं हो सकता। 2 वीक्स एक्चुअली आपको क्या करना होंगे, कंपनी को अपने शेयर होल्डर को अवेलेबल कराना होंगे, मतलब 2 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते कम से कम देना होंगे, यानी 2 हफ्ते से ज़्यादा हो सकते हैं 14 दिन से, लेकिन कम नहीं हो सकते। तो एटलीस्ट 14 डेज़ का नोटिस जो है वो शेयर होल्डर को मिलना चाहिए, ताकि वो अपने कॉल का पेमेंट कर सके। और इसको आप अच्छे समझ गए होंगे कि फ़र्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के बीच में जो ड्यूरेशन है, या अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के बीच में जो ड्यूरेशन है वो कितने दिन से कम का नहीं होना चाहिए, 30 डेज़ से कम का नहीं होना चाहिए। तो कम से कम 30 दिन का समय एक शेयर होल्डर को मिल जाना चाहिए। और शेयर होल्डर को ये तो नोटिस देने का समय हो गया, लेकिन पेमेंट के लिए फ़र्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, 14 डेज़ का डिफरेंस होना चाहिए कि 14 दिनों के अंदर ये पेमेंट कर दे। 14 दिनों के बाद कभी भी पेमेंट शेयर होल्डर कर सकता है, यानी मिनिमम 14 दिन शेयर होल्डर को मिलना चाहिए। इसके बाद हम और आगे आपको बता देते हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो अभी हम आपको समझा रहे थे कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है और मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्यों ज़रूरी होता है। तो सेबी की गाइडलाइन है, इस सेबी की गाइडलाइन है जिसको हम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं। इस सेबी की गाइडलाइन में सेक्शन 39 में क्या मेंशन है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन को बताया गया है। तो ये सेक्शन भी आप नोट कर लें कि 39 सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 में मिनिमम सब्सक्रिप्शन को मेंशन किया गया है। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन से क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कब होता है, जब कंपनी ने शेयर इशू किए हैं और उस शेयर इशू करने पर जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हो रहे हैं वो कम से कम 90% होना चाहिए। मतलब 10,000 शेयर अगर इशू किए गए हैं तो कम से कम 9,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ जाना चाहिए। और 30 दिन के अंदर जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है उसको पूरा कर लेना चाहिए। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैसे 30 दिन के अंदर पूरा होगा, कंपनी सबसे पहले क्या जारी करती है, तो प्रॉस्पेक्टस जारी करती है। कंपनी सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस, जिसको हम प्राविवरण कहते हैं, वो जारी करती है। इसको जारी करने के बाद 30 दिन के अंदर कंपनी को क्या कर लेना चाहिए, अपना मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा कर लेना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने % पूरा कर लेना चाहिए, 90%, यानी 90% शेयर के लिए एप्लीकेशन अमाउंट और एप्लीकेशन आ जाना चाहिए। और जैसे ही मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हो जाएगा तो फिर कंपनी क्या कर सकती है, अलॉटमेंट कर सकती है, शेयर को अलॉट कर सकती है। तो याद रखिए, सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाएगा। हर पब्लिक कंपनी जो पब्लिक ऑफ़र करती है उसको प्रॉस्पेक्टस इशू करना ज़रूरी है। अगर आपसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए प्रॉस्पेक्टस कौन जारी कर सकता है, तो याद रखिए सिर्फ पब्लिक कंपनी ही प्रॉस्पेक्टस जारी कर सकती है। और प्रॉस्पेक्टस किसके पहले जारी किया जाता है, शेयर इशू करने के पहले प्रॉस्पेक्टस जारी किया जाता है। और प्रॉस्पेक्टस जारी करने के बाद कितने दिन के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव कर लेना चाहिए, तो 30 दिन के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव हो जाना चाहिए। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव होने के बाद फिर कंपनी को परमिशन होती है कि वो अपने शेयर को अलॉट कर सकती है, मतलब शेयर होल्डर के नाम पर अलॉट कर सकती है, शेयर होल्डर को वो दे सकती है। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई मिनिमम सब्सक्रिप्शन की।
तो आपसे पूछा जाए कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन के पहले क्या जारी किया जाता है, तो प्रॉस्पेक्टस जारी किया जाता है। प्रॉस्पेक्टस कौन जारी करता है, तो पब्लिक कंपनी जारी करती है। प्रॉस्पेक्टस जारी होने के बाद क्या होता है, कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव करना होता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रेट कितना होता है, तो 90% होता है। और इस 90% को कितने दिन में कवर अप कर लेना चाहिए, 30 दिन के अंदर कवर अप कर लेना चाहिए। और जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन की फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाती है तो फिर कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी शेयर को फिर अलॉट कर सकती है। तो ये पूरी प्रोसेस हमने आपको बताई। ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दें और एक कमेंट कर दें। और आप हमारे वीडियोस में आगे क्या देखना चाहते हैं, क्या हमसे सुनना और समझना चाहते हैं, इसके बारे में भी हमको बताएं और अपनी राय को जाहिर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।